डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र पर सब्जेक्ट हिंदी का है। आज हम चैप्टर 2 निराला भाई संस्मरण का आगे के गद्यांश का स्पष्टीकरण देखने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट्स के वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हमने निराला जी के कैरेक्टर, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना है। लेखिका महादेवी वर्मा ने हमें बहुत ही सरल ढंग से एक महान साहित्यकार, रचनाकार निराला जी के बारे में बताया है। उनके जीवन की हर एक छोटी सी छोटी बात को हमें समझाने का प्रयास किया है। और आज के इस वीडियो में हम निराला भाई की अन्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो लेट्स स्टार्ट। इस गद्यांश में लेखिका निराला जी के असाधारण व्यक्तित्व के बारे में हमें बता रही हैं। लेखिका ने निराला भाई को जितने भी पास से देखा या समझा है, वही बताने का प्रयास लेखिका यहाँ पर कर रही हैं। लेखिका कहती हैं, निराला भाई ऊपर से जितने कठोर दिखाई देते थे, सख्त दिखाई देते थे, वैसे वो नहीं हैं। वे अंदर से बहुत ही उदार दिल के व्यक्ति हैं। लेखिका यहाँ बता रही हैं कि निराला जी अपने आप में अनोखे थे, असाधारण थे, इसीलिए तो उन्हें निराला कहा गया है। चाहे हम उनके शरीर की बात करें, देखिए, चाहे हम उनके शरीर की बात करें, वो शरीर से देखिए ऊंची कदकाठी के थे। उनके चेहरे पर अलग तेज हुआ करता था। वो देखने में कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति थे, लेकिन अंदर से उनका मन कैसा था? मन बहुत ही नर्म था, उदार दिल के इंसान। अब अगर हम उनके जीवन को देखें तो उनका जीवन कैसा था? बिखरा हुआ था, अस्त व्यस्त था। वे एकाकी जीवन व्यतीत करते थे, अकेले थे, परिवार के अन्य सदस्य इस दुनिया में नहीं थे। और अगर हम साहित्य की दृष्टि से भी देखें तो उनका साहित्य कैसा था? वह अद्वितीय था। एक महान साहित्यकार थे और उनका साहित्य अद्वितीय था। तो शरीर, जीवन और साहित्य तीनों दृष्टि से देखने पर एक महान व्यक्ति के रूप में हमें निराला भाई दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए उन्हें असाधारण बता रही हैं। लेखिका उन्हें असाधारण बता रही हैं। लेखिका बता रही हैं कि उनके विशालकाय शरीर, उनकी ऊंची कदकाठी को देखकर लोग भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे। किंतु जब उनके विचारों को सुनते, उनके संपर्क में आते, उनकी बातों को जानते, तो उनका सारा डर चला जाता है। उनका सारा जो डर था वो दूर हो जाता है। अब आगे का पैराग्राफ हम देखते हैं। आगे के पैराग्राफ में लेखिका कहती हैं, निराला जी के जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलने की वो बात बता रही हैं कि निराला जी जो है सत्य के मार्ग पर चलते रहे, चाहे उस मार्ग पर कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, उन्हें कितनी ही यातना झेलनी पड़े, कितनी ही यातना पीड़ा सहन करनी पड़े, लेकिन उन्होंने क्या किया? सत्य का मार्ग देखिए, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। निराला जी कहते हैं कि सत्य का मार्ग जो है वो बहुत ही सरल होता है। सत्य के मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हमें किसी से भी कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सत्य क्या होता है? सत्य हमेशा कड़वा होता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, सच सुनना नहीं पसंद करता है। किंतु निराला जी जो थे वो दूसरों को उनके जीवन की सच्चाई, उनके जीवन की कटु जो सच्चाई थी वो उनके सामने ही बताते थे। समाज में देखिए, मुंह पर सच बोलने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं, और निराला जी इसी परिवार के एक सदस्य थे जो दूसरों को उनके मुंह पर इस तरह से सच्चाई बता देते थे कि उन्हें उनकी बात बुरी भी नहीं लगती थी। आगे लेखिका बता रही हैं कि निराला जी ने, आगे का पैराग्राफ देखिए, आगे के पैराग्राफ में लेखिका बता रही हैं कि निराला जी ने अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई। अन्याय के खिलाफ उन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाई, लेकिन किसके माध्यम से? अपने साहित्य के माध्यम से। अन्याय के विरुद्ध साहित्य के माध्यम से उन्होंने अनेकों प्रहार किए हैं। निराला जी जब समाज में व्याप्त बुराइयां देखते, जैसे अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, तो इन सभी सामाजिक बुराइयों को देखकर उन्हें भी गुस्सा आता, वे भी क्रोधित हो जाते। लेकिन उनका हाथ जो था इसके विरोध में कब उठता? अपनी लेखनी में उठता। अपने साहित्य से, अपने लेखन कार्य से वे इस सब का विरोध करते। उनका जो लेखन कार्य था वो किसी भी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट नहीं करता था,
किसी व्यक्ति के प्रति उनके मन में कोई भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं होती थी। अन्याय के प्रति द्वेष रखते थे, उस पर प्रहार करते थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष को वो पॉइंट आउट नहीं करते थे। और उनकी आंखें कैसी रहती? उनकी आंखें हमेशा स्वच्छ दिखाई रहती थी। वो हर किसी को साफ नज़रों से देखा करते थे। उनके आंखें हमेशा साफ भाव नज़र आते थे। जैसे कि कहा गया है कि कलम की ताकत जो है वो तलवार की ताकत से भी अधिक होती है, तो उनके कलम की ताकत उनके हाथों की ताकत से अधिक थी। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज तक अपने विचारों को पहुंचाया है। अब हम आगे का परिच्छेद लेते हैं। यहाँ पर देखिए, लेखिका बताती है कि कभी कभी हम किसी भी व्यक्ति को पहचानने में क्या कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति के हाव भाव को भी देखकर हम उसे समझने में गलती कर देते हैं। कभी कभी आपको भी गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, गुस्सा जब बहुत ज़्यादा क्रोध होता है या गुस्से में होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने होठों को अपने दांतों से दबाकर खींचते हैं। तो ऐसा हम गुस्सा आने पर करते हैं। लेकिन निराला जी के संदर्भ में इस तरह की बात नहीं थी। वे अपने होठों को दांतों से खींचकर जब दबाते थे तब वे कुछ सोच विचार करते थे, किसी कार्य करने की गहरी सोच में होते थे। तो उनकी ये जो कठोरता, नफरत नहीं थी, वह किसी कार्य को गहरी सोच हुआ करती थी। क्रूरता या घृणा नहीं है, यानी कठोरता या घृणा नहीं होती थी। वह किसी गहरी सोच में रहते थे तब ऐसा करते थे। आगे का परिच्छेद देखते हैं। क्रूरता और कायरता का संबंध यहाँ बताया जा रहा है। क्रूरता अर्थात क्या है, कठोरता है, और कायरता का अर्थ क्या होता है, डरपोक होता है। तो इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है। वैसा ही है जैसा कि वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में होता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि निराला जी न तो किसी से डरते थे, न ही किसी के प्रति क्रूर अर्थात कठोरता का व्यवहार रखते थे। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। वर्षा के पहले आपने आसमान में काले घने बादलों को छाते हुए देखा होगा, और उन काले घने बादलों में क्या होता है, बिजली चमकती देखी होगी। उसी तरह निराला जी के कठोर व्यंग्यात्मक शब्द जो हैं, अन्याय के विरोध में वे लिखते थे, और साहित्य के द्वारा वो क्रांति फैलाने का कार्य करते थे। आगे का परिच्छेद हम लेते हैं। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी थे। उनके विचार कैसे थे, ऑप्टिमिस्टिक थे। वे आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे, और उनका स्वभाव कैसा था, क्रांतिकारी था। उन्हें अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे उस झंझा के समान यानी उस तूफान के समान थे जो हल्की वस्तुओं के साथ साथ, आपने तूफान में हल्की वस्तुओं के साथ साथ कभी कभी भारी वस्तुओं को भी तिनके के समान उड़ते हुए देखा होगा। उस मंद समीर जैसे नहीं थे। मंद समीर यानी जो धीमी गति से हवा चलती है, उसकी तरह वे नहीं थे। जो सुगंध न मिलने पर, अगर उसको खुशबू नहीं मिलती है तो वो दुर्गंध, बदबू का भी भार ढोती फिरती है, वे ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, जो चीज़ उनके लिए उपयोगी नहीं थी, जिसे वे उपयोगी नहीं मानते हैं, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं था। उसके प्रति वे बिल्कुल भी लगाव नहीं रखते थे। उनकी समझ में देखिए, जो नहीं आता था, जो उनके विचारों से मेल नहीं खाता था, उसके लिए वो हमेशा, अगर एक बार उन्होंने ना कह दिया, जो उनके विचार से मेल नहीं खाती बात, जो उनकी समझ में नहीं आती, वो उसके लिए ना कह देते थे। और एक बार जो उन्होंने ना कह दी तो नो मीन्स नो। और जो चीज़ें उनके लिए उपयोगी नहीं हैं, उसके प्रति उनका कोई मोह नहीं रहता था, कोई लगाव नहीं रहता था। इसके लिए अगर उन्हें उन चीज़ों को नष्ट भी करना पड़े तो वो उन्हें नष्ट कर देते थे। वो किसी भी दुविधा में नहीं रहते थे। और इन चीज़ों को अगर नष्ट करते समय उसमें कुछ उपयोगी चीज़ें भी आती तो भी वह उनको नष्ट कर देते थे। बिल्कुल भी उसमें दुविधा नहीं थी उनकी। आगे के परिच्छेद में देखिए, लेखिका बता रही हैं कि उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता था, किसी से उनकी शत्रुता नहीं थी। लेकिन अन्याय के खिलाफ जब वो लिखते थे तो चोट कठिन होती थी। अन्याय के खिलाफ वह कठोर प्रहार किया करते थे। उनके संकल्प और कार्य के बीच में उन्होंने एक बार जिस कार्य को करने का दृढ़ निश्चय ले लिया,
जो संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय ले लिया, तो वो उस कार्य को ज़रूर पूरा करते थे। कार्य चाहे जैसा भी हो, उपयुक्त हो, सुंदर हो या नहीं हो, यह वे नहीं देखते थे। लेकिन अगर एक बार कार्य करने की ठान ली तो वो कार्य जरूर पूरा करते थे। इसीलिए निराला जी को समझने में कभी कभी हमें गलती भी हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते। उन जैसे अच्छे महान व्यक्ति को समझने के लिए बौद्धिकता का होना ज़रूरी है। लेखिका बताती है कि उन्हें समझने के लिए, उन जैसे महान व्यक्ति को समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए, और उसी मात्रा में हृदय में संवेदनशीलता होनी चाहिए। हमारे पास ये दोनों चीज़ होंगी तभी हम उनको सही ढंग से समझ सकेंगे। और इस तरह का संतुलन हर किसी में नहीं पाया जा सकता। उन्हें पूर्ण रूप से समझने वाले बहुत कम, यानी बहुत ही विरले ही पाए जाते हैं जो उन जैसे महान व्यक्ति को समझ सके। आगे का परिच्छेद हम लेते हैं। इस परिच्छेद में लेखिका बता रही है कि समाज ने निराला जी की हमेशा निंदा ही की है। उनके अच्छे गुणों के बजाय उनके अवगुणों को देखा है और उस पर उंगली उठाने का प्रयास किया है। वे बता रही हैं कि ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिलते हैं। समाज में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक अच्छे होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो बुरे होते हैं। तो अच्छे लोग दूसरों के द्वारा किए गए कार्य को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वह किसी के भी द्वारा किया गया अच्छा कार्य जो है उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वो हमेशा क्या करते हैं? दूसरे के अवगुण ही ढूंढते हैं, दूसरे की गलतियां तलाश करते रहते हैं और उसी पर वे जो है कटाक्ष करते हैं। तो समाज जो था, समाज ने भी यही कार्य किया था। समाज ने भी निराला जी के गुणों को छिपाकर उनके दोषों को ही सभी जगह बताया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, उनके गुणों का बखान करते थे। और ऐसे लोग भी थे जो उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करना नहीं थकते थे। वे उनके जो व्यवहार था उसके बारे में, उसके अवगुणों के बारे में ही हमेशा बातें किया करते थे। जो वे प्रहार करते थे, जो वो उन पर चोट करते थे, उन चोट के पार वे नहीं देख पाते थे। वे उनके निकट पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते थे कि उनके निकट पहुंचकर उनकी महानता वे पहचान सकें। उस महानता को पहचानने की कभी उन्होंने कोशिश ही नहीं की है। निराला जी विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, अन्याय व अत्याचार पर लेख के द्वारा प्रहार करते थे। वे बहुत से लोगों को क्या होता था, उनकी ये सारी बातें पसंद नहीं आती थी। समाज में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें उनके विचार अच्छे नहीं लगते थे। ऐसे लोग जो सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते, समाज का भला नहीं चाहते, उन लोगों को निराला जी के विचार पसंद नहीं आते थे और ये लोग हमेशा ही उनका विरोध करते रहे। इन लोगों ने हमेशा निराला जी का विरोध किया और उनकी असफलता प्रमाणित करने का हमेशा ही प्रयास किया है, उनके दोषों पर उंगली उठाई है। जिस तरह से देखिए, काली तुली, तुली क्या होता है? तुली ब्रश होता है। तो ये जिस तरह से एक वाइट पेपर पर ब्रश की सहायता से हम उसको काला कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, उसी तरह क्या है, उनके चरित्र पर भी इन लोगों ने क्या किया? समाज के जो बुरे लोग होते हैं उन लोगों ने उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई, उनके कैरेक्टर को बुरा बताया। इन लोगों ने एक तुली की तरह सफ़ेद कागज़ को काला किया, अर्थात उनके चरित्र को गलत बताने का ही कार्य किया है। निराला जी के संबंध में फैली हुई ऐसी ही बातें, ऐसी भ्रम वाली किंवदंतियाँ, ऐसी ही निम्न सोच रखने वालों ने फैलाई हैं। आगे के पैराग्राफ में लेखिका बता रही हैं कि इतिहास गवाह है कि हर युग में महान और प्रतिभाशाली लोगों को समाज का अपमान सहन करना पड़ा, बदनामी, तिरस्कार आदि का सामना करना पड़ा है। लेखिका ने मनुष्य की नासमझी के इतिहास को यहाँ पर हमारे सामने बताया है कि प्रतिभाशाली साहित्यकारों को किस तरह से सताया गया, परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। हर युग में मनुष्य ने अपने से श्रेष्ठ मनुष्य को, इन महान लोगों को छांट कर, ढूंढ कर, कभी विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर, कभी गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। आगे के परिच्छेद में लेखिका बता रही हैं कि इन महान व्यक्तियों का निर्माण ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है।
प्रकृति यानी नेचर, चेतना यानी बुद्धि बहुत प्रयास करते हैं, तब जाकर महान व्यक्तियों की उत्पत्ति यानी उनका सृजन कर पाते हैं। ऐसे महान लोगों को वे समझ नहीं पाते थे। समाज जो है ऐसे लोगों को समझ नहीं पाता है। अपने ही सजातीय के हैं लेकिन वह अपने से श्रेष्ठ हैं। ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए उन्हें किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसे महान लोगों को वे समझ ही नहीं पाते थे। उनका मत, उनके विचार उनसे मेल नहीं खाते थे। महान आत्माओं को अपने निर्माणकर्ता से भी श्रेष्ठ बताया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हों। यही महान व्यक्ति समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में क्रांति ला सकते हैं। इस बात का उन्हें डर था और वे समाज परिवर्तन नहीं चाहते थे। समाज की जो बुराइयां हैं उन्हें वो खत्म करना नहीं चाहते थे। और अपनी सुरक्षा हेतु इन महान आत्माओं की ये लोग क्या करते थे, हत्या कर देते थे। आगे लेखिका बता रही हैं कि निराला जी भी अपने युग के विशिष्ट प्रतिभा थे। वह भी अपने युग के प्रतिभाशाली साहित्यकार थे, तो उन्हें भी इसका अभिशाप झेलना पड़ा। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का लोहसार घेरा नहीं था। लोहसार घेरा क्या है? लोहे का कटघरा है, लेकिन यहाँ पर लोहसार घेरा किसे कहा गया है? परिवार के कवच को कहा गया है। कि निराला जी का जीवन कैसा था? एकांकी था। उनके चारों तरफ परिवार का कोई घेरा नहीं था। परिवार का देखिए बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जिस परिवार में रहते हैं उसमें आपकी नोक-झोंक होती है, भाई बहन से होती है, माता पिता से होती है। लेकिन जब बाहर का व्यक्ति आप पर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई भी उंगली उठाता है तो ये परिवार का घेरा क्या करता है? आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको इससे प्रोटेक्शन मिलता है। इस तरह की कोई भी बात निराला जी के संबंध में नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोट से ढाल बनकर आपको बचाता भी है, ऐसे कोई भी लोग जो थे वो निराला जी के पास नहीं थे, क्योंकि वह एकांकी थे। एकांकी जीवन उन्होंने बताया। इस तरह के लोहसार घेरा उनके पास नहीं था। उनके निकट ना उनकी माँ थी, ना बहन थी, ना भाई था। सभी लोग जो थे वो इस दुनिया से अलविदा ले चुके थे, उनका स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वो अकेले थे। पत्नी नहीं थी, तो पत्नी के वियोग में भी वो जी रहे थे। जिस तरह से एक पतझड़ में वृक्ष होता है, हाँ, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वो एक ठूटा सा खड़ा रहता है, उसी तरह उनका जीवन था, क्योंकि उनकी पत्नी भी नहीं थी। अब आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी थी। उनकी पत्नी चल बसी थी, तो उनके जो एक पुत्र था और पुत्री थी वो मातृहीन हो चुकी थी, यानी उनकी माँ नहीं थी। तो माँ नहीं थी तो उनका ये दायित्व था, ये कर्तव्य था कि वो अपने बेटे और बेटी का ध्यान रखें, उनका जो है वो ख्याल रखें। लेकिन वे वो भी नहीं कर पाई। जब उनकी पुत्री जो थी वो बीमार थी, उसके अंतिम क्षणों में वे उसके लिए कोई उपाय नहीं कर पाए। वे निरुपाय थे, कोई उपाय नहीं कर पाए। वो लाचार थे कि उसका वो ठीक ढंग से इलाज नहीं कर पाए। वे सिर्फ उसको दर्शक बने देखते रहे, उसके साथ रहे, लेकिन उसके इलाज के लिए अच्छा उपचार हो सके ऐसी कोई भी सुविधा वे नहीं करा पाए। और पुत्र को देखिए, उन्होंने दूसरों की फीस भरी, दूसरों को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद करी, लेकिन जब उनके अपने पुत्र की बारी आई तो उनके पास धन नहीं था, तो आर्थिक तंगी थी, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अपने पुत्र को उचित शिक्षा दिला सके। तो पुत्र की तरफ से भी उन्हें क्या हो गया था? उपेक्षा मिल गई थी। उनके पुत्र के साथ भी उनके अच्छे संबंध नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा जो आज का गद्यांश है वो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।